हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हम लोग इस समय केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमने टॉपिक पढ़ा है पीछे 2 लेक्चर में, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं, तो किस टाइप का फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है, वो सारे फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला फैक्टर क्या हमारा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट भी कई टाइप्स के होते हैं। तो रिएक्टेंट का जो नेचर है कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट है जैसे आयनिक रिएक्टेंट। क्या है, आयनिक रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट, तो आयनिक रिएक्टेंट अगर होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। जैसे एग्जांपल NaCl, NaCl प्लस क्या है AgNO3, AgNO3 क्या बन जाएगा रिजल्ट, NaNO3 प्लस AgCl, और ये बनाएगा क्या, व्हाइट PPT बनाता है, PPT। तो कैसा बनाएगा, व्हाइट PPT बनाएगा। और जो ये आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन ये क्या है, वेरी फास्ट होती है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ROR, ROR क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, तो ये इफेक्ट डालेगा किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ही हाई है। जितने भी हम लोग आयनिक रिएक्टेंट लेंगे, क्या लेंगे, आयनिक रिएक्टेंट। दूसरा, जैसे अगर हमने लिया कोवैलेंट रिएक्टेंट, क्या है, कोवैलेंट रिएक्टेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो कोवैलेंट रिएक्टेंट में क्या होगा, कोवैलेंट रिएक्टेंट, कोवैलेंट रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है N2 प्लस H2, क्या बनेगा, अमोनिया NH3। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 2NH3। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये N2 भी मॉलिक्यूल्स है, H2 भी मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रिएक्टेंट। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो N2 है, जैसे ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, फिर क्या है, हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डिंग है। ये जितने भी ओल्ड बॉन्ड है क्या होगा, ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड। और यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड ऑफ अमोनिया। तो ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन में जो होते हैं ओल्ड बॉन्ड, उनका ब्रेकिंग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकिंग होंगे, और फॉर्मेशन आप क्या होगा, न्यू बॉन्ड होगा इन अमोनिया में। तो ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, हमने आपको सबसे पहले फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि जो मॉलिकुलर रिएक्शन होते हैं उन्हीं का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, लो होता है। कैसा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है, ध्यान देना। दूसरा क्या है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। पहला हो गया आपका आयनिक रिएक्टेंट, दूसरा क्या हो गया, कोवैलेंट रिएक्टेंट। तो आयनिक रिएक्टेंट से बेटर कौन सा होगा आपका, कोवैलेंट रिएक्टेंट। फिर क्या है इसके बाद, जैसे होमोजीनियस, फिर क्या है,
होमोजीनियस, होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट कैसा हो, होमोजीनियस रिएक्टेंट, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा है होमोजीनियस रिएक्टेंट है, ये होमोजीनियस रिएक्टेंट, होमोजीनियस रिएक्टेंट। और दूसरा क्या लिखा है? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। पहला क्या है? होमोजीनियस रिएक्टेंट, दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है तो क्या होगा? इसमें जो होमोजीनियस रिएक्टेंट है इसका क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा क्या होगा? स्लो होगा। तो ये बेटर होगा अगर रिएक्टेंट कैसा होगा? होमोजीनियस। कैसा होगा? होमोजीनियस। रीजन क्या है यहां पे? जो होमोजीनियस रिएक्टेंट होते हैं क्या होता है इनका? ड्यू टू सेम एटम, ड्यू टू सेम एटम। और यहां पे क्या? हेट्रोजीनियस, ड्यू टू डिफरेंट एटम। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो हेट्रोजीनियस होता है इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट एटम होते हैं। तो ड्यू टू सेम एटम की वजह से जो होमोजीनियस रिएक्टेंट होगा इसका क्या होगा? इसका रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर जैसे मान लीजिए कि आप हैं क्लास में पढ़ते हैं और आपके नेचर का सेम अगर कोई आपका मिल गया लड़का, तो आपकी दोस्ती बहुत जल्दी होती है, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि दोनों के नेचर क्या है? सेम है। तो जिसका जैसा नेचर होता है उसकी फ्रेंडशिप भी वैसे ही होती है, ये सभी को पता है, तो कॉमन चीज है। तो ऐसे क्या है, जैसे होमोजीनियस रिएक्टेंट है तो इनका नेचर कैसा है? सेम एटम है। और इनका नेचर कैसा है? डिफरेंट है। तो जिसका जैसा नेचर वैसा उसका रिएक्शन। तो यहां पे इसका नेचर कैसा है? सेम है एटम का, इसलिए इसका क्या होगा? होमोजीनियस रिएक्टेंट जो होंगे इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा कंपेयर देन इससे हेट्रोजीनियस से। तो अगर हमारे पास होमोजीनियस रिएक्टेंट है तो वो बेटर रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंपेयर देन हेट्रोजीनियस के। इसकी मीनिंग ये है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्टर, जैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा। और क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। Rate of reaction is directly proportional to stability of product and inversely proportional to stability of reactant। ये होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? इसको नोट करिए। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, पहले ऊपर का पार्ट मिटा दे रहे हैं, इसको नोट करिए। हम लोग का चल रहा है टॉपिक नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्शन इसको कैसे समझेंगे? जैसे लिखा है एसिटिक एसिड CH3 COOH, एसिटिक एसिड। और फिर दूसरा लिखा है HCOOH, फार्मिक एसिड है। ये रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है और ये रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड है। रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड, ठीक। अब इसमें दोनों में ये देखना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, या कौन किसका रेट ऑफ रिएक्शन पहले होगा, या ये कह सकते हैं कि जो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे इसमें कौन स्टेबल होगा, ठीक। तो ये एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है।
तो ध्यान देना, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट CH3COO माइनस प्लस H प्लस, लिख सकते हैं इसको CH3COO। ये क्या है, एसीटेट आयन, क्या है, एसीटेट आयन। दूसरा क्या है, HCOO माइनस और प्लस क्या है, H प्लस। ये जो पहला हमने लिखा ये कैसा है, एसीटेट आयन है। दूसरा कैसा है, फॉर्मेट आयन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। दूसरा फॉर्मिक एसिड से आया है तो फॉर्मेट आयन है, क्या है, फॉर्मेट आयन। अब इसमें ये देखना है, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, दोनों में मोर कौन है, मोर स्टेबल कौन होगा। जैसे हमने क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहां पे जो CH3 है और यहां पे क्या है, COO माइनस है, CH3 एंड COO माइनस। तो जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ध्यान देना, इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर धकेलेगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर अपनी तरफ से क्या होगा, आने नहीं देगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर, जितने भी प्लस आई इफेक्ट होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर डोनेट कर रहा है और प्लस क्या है, यहाँ पे माइनस भी है, क्या है, माइनस। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है। एक तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, HCOO माइनस, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे ये देखेंगे कि जो ये पहला प्रोडक्ट बन रहा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट का, ये लेस स्टेबल है देन रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड के। ये जो कैसा होगा, ये हमारा ये मोर स्टेबल होगा, कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। और ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ये एग्जांपल आप नोट करिए, ये किससे रिलेटेड है, हमारा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। तो ये क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड इज ग्रेटर, मोर स्टेबल देन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड कैसा होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। ये होगा लेस स्टेबल, वो होगा मोर स्टेबल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट से, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया। जैसे सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, अगर वो सॉलिड स्टेट में, क्या है, सॉलिड स्टेट में, अगर क्या करें उसको हम लोग पाउडर स्टेट में बना दें, किसे बना दें, पाउडर फॉर्म में कर दें। वो सॉलिड ही तो रहे लेकिन क्या हो, उसको पाउडर फॉर्म में कर दें। जैसे यहां पे दिया है, ये कोई भी रिएक्टेंट है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसमें है सॉलिड फॉर्म में है, ये इसका एक पीस है। लेकिन इसके क्या करें, बहुत सारे पार्टिकल्स कर दें, बढ़ा दें, बहुत सारे पार्टिकल्स, इसको हो जाए ये पाउडर फॉर्म में हो जाए, इसमें हो जाए पाउडर फॉर्म में हो जाए, ये ऐसे हो जाए, बहुत सारे हो जाए। ठीक, तो ये पाउडर फॉर्म में हो गया, पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या है, अभी तो स्पेस इसने सिर्फ इतना ही लिया है। अब जब ये पाउडर फॉर्म में होगा तो इसका एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या हो जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस
एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सरफेस एरिया का फैक्टर्स है। ठीक, समझिए फिर से बात को, ये कॉन्सेप्ट को। जैसे ये सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट क्या है, ये सिर्फ यहीं पे इसका ही स्पेस, इतना स्पेस लिया है। लेकिन जब इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया गया तो क्या हुआ, ये बहुत सारे, मतलब इसके क्या होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम स्कैटरिंग कर सकते हैं, फैला सकते हैं यहां से यहां तक। तो जिस तरह इसका सरफेस एरिया बढ़ा उतना ही क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ठीक, इसको नोट करिए। फिर आगे जो है हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सरफेस एरिया हो गया, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नोट्स। अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन नोट किए रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट जो आपने पढ़ा है, फिजिकल स्टेट सभी को पता है। जैसे क्या होता है, सॉलिड होता है, फिर क्या होता है, लिक्विड, फिर क्या होता है, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट है। अब इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होते हैं, अगर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, गैस होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका सबसे फास्ट होगा, फिर किसका होगा, लिक्विड का होगा, और उसके बाद किसका होगा, दैट इज द सॉलिड का होगा। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मोशन होता है गैसेस के, सबसे ज्यादा मोशन होंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं काफी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, स्पेस सबसे ज्यादा होता है कंपेयर देन द अदर सब्सटेंसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसमें रैंडम मोशन बहुत ही स्पीड से होता है, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल या ना के बराबर या कम, बहुत कम होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये पास पास होते हैं, ये थोड़ा सा पास पास होंगे, कुछ इस तरह से हो। और जो सॉलिड होते हैं वो टाइटली क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स ये सभी क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, एकदम ना के बराबर होता है, नथिंग होता है। तो ये सब क्या होते हैं, नो रैंडम मोशन। इनका जो मोशन होता है कैसा होता है, नो रैंडम मोशन, इनका नो रैंडम मोशन हो। और इसमें क्या होता है, इसमें रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, और नो रैंडम मोशन, नो रैंडम मोशन। आगे देखो यहां पे नो रैंडम मोशन किसमें है, जो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। नो रैंडम मोशन हम लिख सकते हैं, नो रैंडम मोशन इजली। ठीक, तो ये क्या फैक्टर है हमारा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट आपको पढ़ा दिया हमने, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें हमने क्या बताया कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करें, अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, या इजीली रिएक्शन हो जाएगा। उसका एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं, सरफेस एरिया वाला। एक जैसे एक एग्जांपल और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कि क्या है, जैसे ये शुगर पीस फॉर्म में किसके है, ये शुगर है, ये क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर है। ठीक,
और यहां पे क्या है, एक कप मिल्क है। ध्यान देना बात को, ये शुगर के पीस है और ये क्या है, एक कप मिल्क है। अगर इस शुगर के पीस को इसमें हम लोग डालें यहां पे, और ये शुगर के कुछ पीस है ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है, शुगर के पीस जो है किसके फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में है। और यहां भी क्या है, एक कप मिल्क है, मिल्क है, और इसको भी इसमें पार्टिकल्स में डालें। तो आप बताइए कौन सा शुगर इजिली डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब जो शुगर किसके फॉर्म में है, यहां पे ये क्या है, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, और ये कैसा है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है। कैसा है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है। तो इजीली कौन सा शुगर डिजॉल्व होगा, मिल्क में। यहां पे क्या प्रेजेंट है, हमने बताया मिल्क है, और यहां भी क्या है, मिल्क है। अब इजीली देखेंगे तो इजीली जो हमारा पार्टिकल्स कैसा होगा, जो पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है, या स्मॉल पार्टिकल कह सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, ये इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगा कंपेयर देन इसके। तो सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और ये क्या था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करा रहे हैं आपको। नेक्स्ट फैक्टर है जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या है, जैसे सम रिएक्शन आर फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव इज नेम्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शंस जो प्रोसीड किसमें होते हैं, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट क्या है, जैसे यहां पे लिखा मैंने एच न्यू। एच न्यू क्या है, ये फोटॉन दैट इज यूनिट ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं क्या, फोटॉन यूनिट ऑफ लाइट। ठीक, तो जो रिएक्शंस होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करते हैं। इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी जाए, क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज किया जाए, इंटेंसिटी लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज किया जाए तो क्या हो जाएगा, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करेंगे। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब जैसे मान सपोज करिए, एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी रूम में 100 वाट का बल्ब लगा है। अब 100 वाट के बल्ब को आप हटा दीजिए वहां से, और वहां पे 200 वाट का बल्ब लगा दीजिए, या 100 से अबव लगा दीजिए। तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज की तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या हुए, वहां पे इंक्रीज कर गई। तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये फैक्टर है किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक फैक्टर आपका ये है लाइट का। मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो है H2+Cl2, HNu फोटॉन यूनिट ऑफ लाइट में होता है। इसको जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है कि विच स्पीड अप डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसा फैक्टर है ये कैटेलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकता है, या तो अप करेगा या तो डाउन, घटा सकता है या बढ़ा सकता है। लेकिन यहां पे क्या है, देखते हैं, अ सेटअप अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इट मीन्स क्या है कि जो हम कैटेलिस्ट ले रहे हैं, जो हमारा रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा है, वहां पे क्या होगा
कि जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करेगा, ये लोअर कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका कैसे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्या होता है। इसी में थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे सिर्फ अभी इतना समझना है कि जो कैटेलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या करता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस के जो टाइम होते हैं उसको कम कर देता है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे ग्राफ क्या है, एनर्जी का और रिएक्शन प्रोग्रेस का है। क्या है, एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस का है। तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ रिएक्शन, और ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और आके यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे आके क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया ग्राफ। ये यहाँ पे जान लीजिए क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बना, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन में क्या हुआ, कैटेलिस्ट यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट कैटेलिस्ट, विदाउट कैटेलिस्ट ये रिएक्शन। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान देना, यहां से लेके ग्राफ, इसको थोड़ा सा यहां से लेके यहां तक, यहां पे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, यहां से आपका, यहां से। तो देखिए यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट यहां पे था, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी पहले से ही, और यहां से लेके यहां तक एक एनर्जी दी गई, जिससे ये रिएक्शन प्रोसीड हुई और ये प्रोडक्ट बना, एक एनर्जी लगी यहाँ। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यहाँ पे, विदाउट कैटेलिस्ट। कैसा है, विदाउट कैटेलिस्ट। हम लिखेंगे यहाँ पे विदाउट कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी यहां तक, ये कैसा है, विदाउट कैटेलिस्ट है, इसमें कोई भी कैटेलिस्ट यूज नहीं हुआ है, रिएक्शन ये प्रोसीड हो रही है। अब क्या है, अगर इसी रिएक्टेंट की रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है और यहीं पे कैटेलिस्ट यूज कर दिया जाए, क्या किया जाए, कैटेलिस्ट यूज कर दिया जाए, तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, या करके यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसका ग्राफ क्या हुआ, यहां तक बना। अब यहां से लेके यहां तक इसकी जो एनर्जी है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। इट हैज लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इट हैज lowered the activation energy with using catalyst, with using catalyst। जब कैटेलिस्ट का यूज हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, यहां पे लोड हो गई। क्या हुई, लोड हो गई। जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं हम, समझिए बात को। यहां पे क्या होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोड हो गई। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई, क्योंकि कैटेलिस्ट का यूज हुआ। जैसे एक एग्जांपल आपको ये दे रहे हैं, जैसे मान लो कि पहाड़, आप जा रहे हैं, रास्ते में पहाड़ मिल गया आपको, ठीक, और पहाड़ पे को चढ़कर आपको उस पार जाना है, और पहाड़ के अंदर से भी एक सुरंग बना हुआ है जो उस पार निकलता है। तो जब पहाड़ के ऊपर से आप चढ़ के जाएंगे वो आसान है, कि पहाड़ के अंदर से होके जाएंगे वो आसान है। जब पहाड़ के आप ऊपर चढ़ के जाएंगे तो क्या होगी, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और जब सुरंग के अंदर से जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। तो सेम वही एग्जाम्पल जो है, आप इसको रिलेट करिए यहाँ पे, कि ये क्या एरिया है, जब यहाँ पे हम कैटेलिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ज्यादा लग रही है।
और जब हम कैटेलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिवेशन की एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया, लोअर कर दिया। तो ये फैक्टर हमारा क्या है, कैटेलिस्ट का है। किसका है, कैटेलिस्ट का है। इसको नोट कर लीजिए। और आगे जो है हम लोग दो फैक्टर और हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन। तो पहले इसे नोट करिए। टेम्परेचर में देखा गया जो टेम्परेचर फैक्टर है, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जितने भी फैक्टर आपने पढ़ा है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें दो है, एक टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और कंसंट्रेशन का जो फैक्टर है या कॉन्सेप्ट है, इसका हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो बातें लिखी गई हैं इससे रिलेटेड होगी। तो बैक टू पॉइंट्स। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर क्या होगा, जनरली ये देखा गया कि क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है अगर हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें। एग्जाम्पल, ऑन 10 डिग्री टेम्परेचर राइज, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेड 2 to 3 टाइम्स। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 to 3 टाइम्स क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो यहां पे क्या है, दूसरा जो टेम्परेचर से रिलेटेड फैक्टर्स है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डिस्कस अबाउट इन डिटेल अर्हेनियस इक्वेशन। ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे ये अर्हेनियस इक्वेशन का जो मीनिंग है, ये क्या है, फार्मूला K = A × E पावर -E A/RT। ये क्या है, ये जो है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, ए प्री एक्सपोनेंशियल है। क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। ई जो है क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है। ई ए के बारे में अभी डिस्कस हमने किया था। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टी है टेम्परेचर। और किसके फॉर्म में टेम्परेचर होगा, इन केल्विन। टी है टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये सारे टर्म्स हैं जो अर्हेनियस इक्वेशंस के हैं। तो टेम्परेचर की जो डिटेल होगी हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, इन अर्हेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, इसके पहले ये समझिए जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी जो इसके पिछला जो फैक्टर पढ़ा था हम लोगों ने, कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट में क्या था, ये बताया गया कि जो कैटेलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे आफ्टर यूजिंग कैटेलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी इन लोअर इन अ केमिकल रिएक्शंस। तो इसे SO2 + O2 यहां पे यूज किया गया, कैटेलिस्ट NO किया गया। तो SO3 ये रिएक्शन हो रही है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या दिया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO। जो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ NO के। तो ये इस एग्जांपल को आप वहां पे डाल लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। आगे देखिए, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कई टर्म्स है इसमें। जनरली ये देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर क्या करें हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करता है। जनरली देखा गया, ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिक्रीजेज, ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां पे डिक्रीज कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ जगह ऐसे भी होगा जहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए बट क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। फिर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। कब,
जब कंसंट्रेशन या हम घटाएं या बढ़ाएं, इंक्रीज करें या कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। कभी क्या होगा, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे आल्सो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे भी। रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड अपॉन वन आर ऑल आर नॉन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जैसे मान लीजिए वहां पे रिएक्टेंट 2 है, तो हो सकता है किसी एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, हो सकता है जितने भी रिएक्टेंट हो सभी पे डिपेंड करे, या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि नॉन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे। तो ये जो फैक्टर्स है ये सभी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक पॉइंट है जो यूनिट ऑफ के से रिलेटेड है। तो यूनिट ऑफ के से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालेंगे उसको समझ लीजिए। तो इससे पहले नोट करिए फिर उसको बता। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैसे यूनिट ऑफ के। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था लेक्चर में कि जो यूनिट ऑफ के होता है वो क्या होता है, मोल। मोल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये दिया गया, इसको बोलते हैं मोलर। क्या होता है, मोलर, दैट इज मोलरिटी। 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं कि हम लोग, तो मोलरिटी का क्या होता है, मोल अपॉन लीटर, और 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। ये यूनिट हमने निकाला था। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू क्या है, 0 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू 1 है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यूनिट ऑफ की मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0, यहाँ पे 0 रख दिया गया वैल्यू, और क्या है टाइम इनवर्स। तो क्या हो गया, के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर टाइम इनवर्स। दूसरे केस में फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ के मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 हो गया, टोटल क्या है 0, यहाँ पे क्या हो गया 0। फिर क्या है टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो यहां पे ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई, यहां पे टाइम इनवर्स ओनली क्या है, टाइम इनवर्स। तो अगर कहीं पे आपको टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स मिल जाए तो ये आप पहचान लेंगे तुरंत क्या होगा, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यूनिट ऑफ के में रख दिया गया यहाँ पे, तो मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पे, मोल अपॉन लीटर टाइम इनवर्स। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मोल एम अपॉन मोल अपॉन लीटर, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग मोलरिटी, एम होता है, और क्या हो जाएगा टाइम, टाइम को लिख सकते हैं हम लोग जैसे मान लिया सेकंड, क्या है सेकंड इनवर्स। और यहां पे ये टाइम इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेकंड इनवर्स। यहां पे के इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, तो मोलरिटी एम माइनस एन -1 एन नहीं, और सेकंड इनवर्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो इस यूनिट ऑफ के हेल्प से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, मोल सेकंड इनवर्स। क्या होगा, मोल सेकंड इनवर्स, मोल नहीं, इसका ये होगा, ध्यान देना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होगा मोल मोलरिटी लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका होगा सेकंड इनवर्स, इसका हो जाएगा मोल, मोलर है तो -1 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ k इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -3, इफ k इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -3 है, एक क्वेश्चन दिया गया है, k इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -3 लीटर स्क्वायर
मोल स्क्वायर, -2 मोल पे क्या है -2 एंड S -2 फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताना है आपको। क्वेश्चन दिया है कि इफ K इक्वल टू 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकंड इनवर्स दिया गया है, तो आपको फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो K इक्वल टू, देखो यहां पे K की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर और 1 माइनस क्या है, 1 माइनस n दिया गया, 1 माइनस n दिया। आगे क्या दिया है यहाँ पे, सेकंड इनवर्स, क्या है सेकंड इनवर्स, इक्वल टू क्या वैल्यू दी गई है यहाँ पे, K की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर, तो कितना दिया है -2 और फिर इधर दिया है सेकंड इनवर्स। ध्यान देना यहां पे क्या है, मोल अपॉन लीटर -2, ये वैल्यू लीटर का दिया है -2, ठीक है, लीटर स्क्वायर। आगे अब देखेंगे क्या होगा, ये सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, K इक्वल टू यहाँ पे मोल अपॉन लीटर, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस n और वहां पे क्या है -2, तो 1 माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन नहीं, ऑर्डर, ये आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा थर्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या आई, 3 आई, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो ये जो है रिलेटेड हो गया ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो फैक्टर्स था, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम। ओके, थैंक क्लास।